हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सर बढ़िया 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 बढ़िया। कितना अच्छा, हाँ बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। आइए बेटा बात करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। बता दूं आपको पहले में कि आज की क्लास में क्या होने वाला और कैसे पढ़ने वाले इस पूरे पार्ट को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बीसीके वाला पार्ट। ये सही सुना आप लोगों ने, आपका 40 नंबर वाला पार्ट। बेटा कौन सा पार्ट? अगर हम बात करें, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बीसीके वाला पार्ट। क्या है ये बीसीके वाला पार्ट और कैसे इसे पढ़ना और कैसे इसे पढ़ना चाहिए, वो पहले बात करूंगा, उसके बाद आऊंगा दूसरी बात के ऊपर। सर पहली बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी। सर एक बात सुनिए, क्या बोलने वाला हूं। हर बच्चा यहीं से अपनी बात को सुनना शुरू करेगा। तो बोलने वाला हूं अपनी, मतलब हमारी बात बेटा, अपनी बातें। तो इन शॉर्ट अगर मैं कुछ बातें आप लोगों से करूं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया बुक, अपना नया कंटेंट, नया सिलेबस। किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में आपके सीए फाउंडेशन के अंदर एक पार्ट आता है, नाम है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। आता है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इसी को बच्चे इन शॉर्ट कहते हैं बीसीके। सुनते रहो बात को, इसी को इन शॉर्ट कहा जाता है आपके पास बीसीके। अब नॉर्मली बच्चे बोलते हैं क्या है ये पार्ट, कैसे पढ़ना है इसको। तो बता दो बेटा आपको, मुझे लगता है कि आपके पास में, मुझे क्या सब में एक्चुअलिटी यही है बेटा, आईसीएआई के द्वारा जो आपके पास पार्ट लॉन्च किया गया, इसमें जितनी भी यूनिट को लॉन्च किया गया, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 यूनिट हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें, इसका जो एवरेज बनता है वो बनता है 40 नंबर, मतलब 40 मार्क्स का पेपर है ये। 40 मार्क्स का पेपर, और जहां पर आप पढ़ते हैं अपनी 6 यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। और 6 की 6 यूनिट्स के अंदर अच्छी बात क्या है कि हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है? हाँ ऐसा ही है बेटा जो बोल रहा हूं, हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है। 6 से 7 नंबर हर एक यूनिट कवर करती है। जबकि अगर आप कंटेंट चेक करोगे, रिपीट कर रहा हूं, तो अगर आप कंटेंट चेक करोगे, सिलेबस का पार्ट चेक करोगे, तो आपको लगेगा नहीं सर, कहीं पे सिलेबस ज्यादा, कहीं पे सिलेबस कम है। लेकिन वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा पार्ट 6 से 7 नंबर में कवर होता है। दूसरी बड़ी बात सुनते रहो, बताओ, रिप्लाई करता हूं। दूसरी बड़ी बात क्या है सर, कि बीसीके वाले पार्ट में जो आप यूनिट पढ़ोगे बेटा, तो मुद्दा आता है क्या इसे हम पूरा लिखकर पढ़ें? पहला क्वेश्चन, क्या इसे हम पूरा राइट करके पढ़ें, या फिर सर हम किसी और बुक से पढ़ लें या किसी और राइटर की बुक से पढ़ लें? मैं साफ साफ मना करता हूं, नहीं बेटा। आपने अगर किसी और राइटर की बुक भी उठाई तो देख, चेक करना उस राइटर की बुक में भी पीसीके एक ऐसा कंटेंट है जिसे चेंज नहीं किया गया होगा। क्या बोल रहा हूं? पीसीके एक ऐसा पार्ट है, ऐसी बुक का पार्ट है जिसे चेंज नहीं किया गया। जो वो सेम पार्ट आईसीआई की बुक में लिखा हुआ होता है, वही सेम पार्ट राइटर भी, टीचर्स भी अपनी बुक में मेंशन करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बीसीके के अंदर आईसीआई मॉड्यूल से बाहर नहीं जाना। क्यों बोल रहा हूं ये बात बताने का बहुत बड़ा वजह है, ध्यान रखना। क्योंकि बीसीके में जितने भी चैप्टर, एग्जांपल मैं कहता हूं, मान लो यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, सुनो ध्यान से, यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या है बताया गया है? बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बातें बताई गई। साथ साथ बताया गया आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, फिर ये तो हमने 12th में पढ़ा था। हाँ बेटा तभी तो बोल रहा हूं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कंपनी की बात की जाए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो, या पार्टनरशिप की बात हो। इन शॉर्ट ये सारा का सारा पार्ट आपके सिलेबस में जो दिया गया है बेटा, फर्स्ट यूनिट का पार्ट। तो मुझे बताओ, आप एक्चुअल में आप लो पढ़ते हो अपने पार्ट को, तो वहां पर आप सीखते हो इस बारे में कि एलएलपी को आपने डिटेल में पढ़ा, कंपनी आप डिटेल में पढ़ते हो, पार्टनरशिप डिटेल में पढ़ते हो, तो पॉइंट इज। लेकिन अगर मान लो डिटेल में पढ़ाने का टॉपिक आया तो कोई फायदा नहीं उस चीज का आपको। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीके को पढ़ना है, उतना ही कंटेंट पढ़ना है जितना आईसीआई ने मेंशन किया। रिपीट कर रहा हूं, उतना ही कंटेंट पढ़ना है जितने आईसीआई ने मेंशन किया। और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा कंटेंट आईसीआई मॉड्यूल में से पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना आपने। क्या बोल रहा है? ऐसा भी? हाँ ऐसा ही है। रीजन बीइंग, टारगेट ही है बीसीके के अंदर कि जो कंटेंट हो, अब सिंपल सी बात, जितना पार्ट आप इन तीनों के बारे में जितना लो में पढ़ते हो, उतना पार्ट आपके बीसीके में नहीं है। तो कहने का मतलब कितना पढ़ें, तो उतना ही पढ़ो जितना आईसीआई मॉड्यूल में दिया गया। आईसीआई मॉड्यूल से बाहर आपको बीसीके में नहीं जाना बेटा, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। और यही वजह है कि मैं अपनी क्लासेस के अंदर आपकी वो तैयारी करवाने वाला हूं इस पार्ट के अंदर जो कि आईसीआई मॉड्यूल ने मेंशन किया। तो हम अपने पास में बीसीके का कंप्लीट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अपने आईसीआई मॉड्यूल के साथ में। क्या बात कर रहे हो? ऐसी मजा आ जाएगा सर। हाँ बेटा,
आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, वही बात बताऊंगा। उसके बाद में आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन क्लियर होंगे। रीजन बीइंग आईसीआई के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन टॉपिक दिए हैं उसी के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे आपके, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए टारगेट क्या है? टारगेट यही है बेटा साफ साफ कि हम जो बीसी के पढ़ने वाले हैं, जो 40 नंबर का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां हर एक यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट जहां पर आपके पास 67 मार्क्स स्कोर करती है, वो पूरा पार्ट हम रीडिंग करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमें इस पार्ट में फोकस करना है अपनी दो बातों के ऊपर। दो बातें कौन सी? हमें फोकस करना है अपने रीडिंग पार्ट के ऊपर, हम रीडिंग करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग। दो ही चीजें हैं, रीडिंग करना है और बस समझ में आ जाए इतना ही करना है। रीड किया और समझ में आ गया इतना ही करना है, इसके अलावा इसमें जरा मत्था नहीं मारना आप लोगों ने। बहुत बच्चे मारते रहते हैं, अरे ये टॉपिक यार रट्टा मारू, नहीं ऐसे नहीं करना। इतना ही पढ़ना है जितना इसके लिए रिक्वायरमेंट है, उतना ही पढ़ना है आपको अगर चाहिए कि आपको करेक्टली आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर हो सके। तो स्टार्ट करता हूं। तो मैं भी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका बीसीके का मॉड्यूल, इसीलिए मैं आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक पूरा आपको, क्योंकि ये आपको इस टॉपिक को बहुत जरा आसान बना देगा। अब मुद्दा आता है क्या सर सारा पढ़ने वाले हैं? अब सुनो बात ध्यान से, थोड़ा पहले कलर चेंज कर लेता हूं इसका मैं। मुद्दा आता है कि सर क्या पूरा आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे? आंसर इज नो। मतलब सर आप तो कह मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मतलब मॉड्यूल में कौन सा पार्ट पढ़ोगे? क्या पूरा रट्टा मारने वाले हो? बच्चे इतना बड़ा चैप्टर है, क्या करेंगे इस चैप्टर का? इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा? तो साफ साफ बोल रहा हूं बेटा, चैप्टर कितने बड़ा आपको मैं बताऊंगा हर एक यूनिट के अंदर कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। जैसे हमारे पास में यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ने हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपको सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, और वो 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो आपको पढ़ना है बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। इन तीनों का डिफरेंस पढ़ना है, इन तीनों का डिफरेंस पढ़ना है, बस बस बस। और आपको पढ़ना है अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी की बात करेंगे हम, या एचयूएफ की बात करें, या फिर बात करें पार्टनरशिप। तो बस टारगेट वही है, जितना कंटेंट आपके पास आपको अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है। उसमें से भी कौन सा पढ़ना है इसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया। क्या बताया? यही वो टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा 6 to 7 मार्क्स के। क्या बात कर रहे हो? ऐसा है? हाँ ऐसा ही है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, आइए शुरुआत करते हैं। तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन के डिफरेंस से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आप अपने आईसीआई मॉड्यूल को ओपन करोगे बेटा, तो आपको स्टार्टिंग में ये दिखेगा, आपको शुरुआत में आपको आपके बीसीके वाले पार्ट में ये पार्ट दिखने वाला है, ये पार्ट दिखने वाला है। तो क्या है आपके पास में, इसको डिवाइड किया गया। एग्जांपल बड़ा, डोमेन्स ऑफ बीसीके नहीं पढ़ना भैया, ना ना ना। पढ़ना क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 तरह की होती है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। अब प्लीज टारगेट क्या है? सुनते रहो, अपना मॉड्यूल लेके बैठ जाओ। बीसीके पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? अपना आईसीआई वाला मॉड्यूल लेके बैठ जाओ और क्लास को सुनते रहो। जहां लिखवाऊंगा वहां लिख लेना, अदरवाइज सुनते रहो ध्यान से, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, और पेंसिल लेके बैठो, पेंसिल से ही लिखोगे अपनी बुक के अंदर आप लोग। ये पूरा पार्ट आपको इस ऐसे पढ़ने वाले हैं, पेंसिल से ही बुक में लिखो, जहां कुछ चेंज होगा वहां लिखवाऊंगा बेटा। ओके चलिए बात करते हैं। तो क्या बोला? एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक। इसका मतलब एवरीथिंग, हर वो चीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में जिस भी चीज को आप माप सकते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बोलते हैं उसको, हर वो चीज। ये बात मैंने आपसे इकोनॉमिक्स में भी की थी, याद करो, याद आ गया? हाँ सर। नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसको आप पैसे में नहीं माप सकते। एग्जांपल, आपकी वैल्यू कितनी है बताना, क्या वैल्यू रखते हो? पैसे की वैल्यू होगी? नहीं सर। आपकी प्रेस्टीज, इमेज की बात करूं तो नहीं सर। तो पॉइंट क्या आता है कि आपको जो मेन कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ना ओनली इकोनॉमिक वाला पार्ट, जहां 3 बातें आती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब वो बिजनेस है स्मॉल स्केल का हो, माइक्रो लेवल हो, मैक्रो लेवल हो, या ज्योग्राफिकल बेस पर डिवाइड किया गया, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट की बात करो, या ओनरशिप की बात कर लें, स्टेट सेक्टर, स्टेट का, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, तो इन तरीके से आपको इन तीनों पार्ट को पढ़ना है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी यूनिट डिवाइड की गई है तो 2 ही पार्ट में डिवाइड है मेनली। फर्स्ट इज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। थर्ड इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। इन तीनों के बारे में तो आप डिटेल में पढ़ते हैं अपनी लॉ के अंदर, तो डिटेल में पढ़ चुके, यहां डिटेल में नहीं लिखना आपने, उतना ही पढ़ना जितना आईसीआई ने दिया। तो मैंने क्या बोला?
सिर्फ और सिर्फ अपनी आईसीए मॉड्यूल लेके बैठ जाओ और सुनना शुरू करो, जहां लिखवाऊंगा वहां लिखेंगे। एग्जाम यहां लिखा मैंने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जिसे पैसे में माप सकते हो आप। दैट इज एग्जांपल। अब तो सैलरी क्या होती है, सैलरी इकोनॉमिक नहीं है क्या, है सर। प्रोडक्शन क्या इकोनॉमिक नहीं है क्या, है सर। समझ में आ गया, ऐसे बोलते हैं। कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सारे पार्ट। तो ये पूरा पार्ट स्लाइड कर रहा हूं और आप निकाल लीजिए अपना पेज नंबर, जहां पर आपको लिखा मिलेगा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन। बाकी पार्ट पे मत्था नहीं मार रहा बेटा, ना ना ना, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट। सीधा मुद्दे पे आइए बेटा। ये रहा पेज नंबर, अगर मैं बताऊं आपको, ये पेज नंबर है आपके पास में 1.12। पेज नंबर 1.12 पे आ जाइए स्टडी मटेरियल के अंदर, और इसके ऊपर आपके पास में यहां है आपका डिफरेंस। तो पहला काम है डिफरेंस, दूसरा काम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये को पढ़ेंगे और यूनिट खत्म। बस इतना, यहां इतना ही पढ़ना है। आइए बात करते हैं, चलो चलो चलो, हाँ चल बढ़ते हैं। तो पहला पढ़े डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। आओ तो तुम्हारे हाइलाइटर रेडी कर लेता हूं थोड़े से में। हाँ सर, मजा आएगा फिर पढ़ने का। चलिए, तो 3 स्टेप अगर हम बात करें, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन तीनों का डिफरेंस एग्जाम में आपके पास लिखना तो आएगा नहीं, तो प्रोबेबली इनके पॉइंट पूछता आपसे वो एग्जाम में। ठीक है, लिसन टू मी, ये तीनों की तीनों पार्ट इकोनॉमिक के पार्ट हैं। यस और नो, सोच के देखो। क्या बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, तीनों को, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं, इन तीनों को क्या आप अपने पास में पैसे में नहीं माप सकते, माप सकते हैं। तो एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों ही क्या है बेटा, ये तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आइए हैव अ लुक ऑन दिस। तो पहला बोला हमने बिजनेस की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। पहला तो मीनिंग के बेस पे डिवाइड किया गया। मीनिंग तो आपको लिख के तो आना नहीं है ऐसे, तो आपको मेनली फोकस करना है पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं। तो पहले मीनिंग की बता दी है, एंटायर स्पेक्ट्रम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर द इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। हर वो पार्ट जो कि आपके पास में इंडस्ट्री के अंदर आता है, ट्रेड, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंडर में आता है, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंडर में आता है, या पूरा कॉमर्शियल पार्ट जहां पर आप चीजों को बनाते हो, वी कैन से जहां पर आपका मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, जहां पर प्रॉफिट मोटिव है, दैट इज कॉमर्स पार्ट बोलते हैं उसको। तो कहने का मतलब किसी इंडस्ट्री के पार्ट हो, ट्रेड के पार्ट हो या कॉमर्स के पार्ट हो, थिंग इज दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस बोलते हैं उसको। सिंपल सी बात, मेनली वी कैन से आप बनाओगे और बेचोगे तो आपका पर्पस क्या है, पैसा कमाने का, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, उसे बिजनेस बोलते हैं बेटा। बिजनेस का मतलब ही है कि आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो। दूसरी बात कहते हैं, नीचे पढ़ते हैं, इसमें साइड में पढ़ते हैं, डिफरेंस किसका है, इसका पढ़ते हैं। कह रहा सर प्रोफेशन क्या होता है, अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, बताओ आप क्या कर रहे हो। यू आर ए प्रोफेशनल ना, क्यों बोलेंगे आप प्रोफेशनल, आई एम ए प्रोफेशनल, क्यों प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टीचर, बट मैं भी तो कमा रहा हूं। हाँ यार, सोचो ध्यान से, मैं भी तो कमा रहा हूं ना, टीचिंग से पैसा कमा रहा नहीं कमा रहा, कमा रहा हूं सर, बाकी काम से भी कमा रहा हूं सर। तो पॉइंट इज, अब मैं कहूंगी मेरा बिजनेस भी चलता है और मैं काम भी कर रहा हूं, दोनों फर्क क्या है, मैं प्रोफेशनल भी हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी और मैं काम भी कर रहा हूं। अब 3 बातें बोलूंगा, लिसन टू मी। मेरा खुद का काम चलता है, बिजनेस। रिमेंबर, मैं अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर, जो थोड़ी नॉलेज, जो जितनी भी नॉलेज है, उस नॉलेज को बेचकर, उस नॉलेज की सर्विस देकर पैसा कमा रहा हूं, प्रोफेशन है सर। अगर मैं कहूं मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ, 3 बातें, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो वर्ड क्या आता है, सुनते रहो ध्यान से। इंडिपेंडेंट रेंडरिंग सर्विस, इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरी मर्जी है। रेंडरिंग मतलब होता है प्रोवाइड करना। इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, वर्ड है स्पेशलाइज्ड। प्रोफेशन वर्ड में क्लैरिफाई किया गया स्पेशलाइज्ड वर्ड को। तो स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेशलाइज का मतलब होता है जो आपने किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से लिया, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से। तो आप लोग पढ़ रहे हो अपने आईसीआई से, तो आईसीआई से आपको डिग्री मिलती है सीए की, रिमेंबर। ऐसे आईसीएसआई या सीएस की डिग्री मिलती है, हाँ सर, डॉक्टरेट डिग्री मिलती है। तो पॉइंट इज डिफरेंट, जो आपके स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट इंडिया में बने हुए हैं, उनके अंडर आपने कोई डिग्री अटेन किया, देन आफ्टर यू कैन से यू आर ए प्रोफेशनल। आइए बात करते हैं, चलिए। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर स्पेशलाइज्ड की सर्विसेज को देके रेंडर में प्रोवाइड करके, कह रहा बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, वर्ड आ गया ना, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या कि आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए तैयारी की है, तब आपने वो नॉलेज गेन की है, और उस नॉलेज को बेचकर पैसा कमा रहे हो। लिखा हुआ है अंडर द एजेस ऑफ, एज मतलब एज को बोलते हैं, कारण बोलते हैं, अंडर एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी दैट आल्सो प्रेस्क्राइब ए कोड ऑफ कंडक्ट। क्या आईसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने का तरीका,
काम करने का तरीका। हर एक इंस्टीट्यूट का, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग की बात कर लूं या आपकी प्रोफेशनल कॉमर्स की बात कर लूं, हर एक इंस्टीट्यूट का एक अपना काम करने का तरीका है बेटा। हर एक इंस्टीट्यूट का तरीका है और हर लोग अपने आप में खुद के अंदर एक अपनी वैल्यू रखते हैं। पॉइंट इज, मैंने क्या बोला, हर वो चीज जो कि जहां पर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, उसके से आप पैसा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। इज इट क्लियर? आइए, और क्योंकि कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी एकेडमी जहां जो कि आपके पास में उसका खुद का एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जांपल बोलते हैं, एग्जांपल अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्या है? कॉमर्स का सेगमेंट अलग है हमारे पास में, हम डीलिंग अलग तरीके से करते हैं, हम बात ही पैसे में करते हैं। रिमेंबर, आई बात करता हूं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या वर्ड है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यहां भी बात है सर्विस रेंडरिंग कर रहा हूं। अब बताओ, मैं बताऊं एग्जांपल के लिए, मैं किसी के लिए काम करता हूं, बताओ, अब मैंने बोला मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सर्विस को रेंडर कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? लिखा हुआ है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हूं, मुझसे एक एग्रीमेंट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के मैं काम कर रहा हूं। तो कह रहा है सर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेज एंड सैलरी, जहां से मुझे मिलने वाला वेज या सैलरी, मतलब जो सर्विस बेचूंगा उसके लिए कॉम्पनसेट कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बोलो समझ में आया? क्या तीनों का क्लियर मीनिंग क्लियर है? व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आता हूं। कहना रीडिंग करते रहो, जहां लगे लिखना वहां लिखना। ओके, चलिए आगे कह रहा हूं सर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब बताओ इनको लगाने का तरीका कैसे होता है? बिजनेस के लिए पढ़ते हैं। कह रहे एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हो? याद है आपको? हमने पढ़ा था इस बारे में। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो नया आइडिया लेके आ रहा है, ए न्यू आइडिया, ए न्यू इनोवेशन, कोई नया काम कर रहे हो। रिमेंबर, आपका डिसीजन है या आपने लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपना बिजनेस स्टेबल किया। मैंने बोला मैंने कंपनी की सारी गाइडलाइन फुलफिल की, मैंने कहा कंपनी की फुलफिल की, तो मैंने क्या किया? मैंने बिजनेस खड़ा किया। इसका मतलब कंपनी किसके लिए कमा रहे हो? आप कह रहे हो कि आपने बिजनेस खड़ा किया, तो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, या फिर अपने पास पहले डिसीजन लिया, फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज उनको फुलफिल किया, तो क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं अपने पास में कि बिजनेस को स्थापित करने का तरीका की बात कर रहे हैं। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस को स्थापित कैसे किया जाता है। प्रोफेशन में कैसे होता है? आप क्या कर रहे हो? हम एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट से एक स्पेशलाइज डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड होने के। व्हाट इज दिस? प्रोफेशन। लिखा हुआ है, फोकस करो सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी। जब आप लोग सीए बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है मेंबरशिप नंबर, हाँ है ना? कह रहा प्रोफेशनल बॉडी कौन है? आईसीआई। तो मैंने कहा एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी बोलते हैं उसको। व्हाट इज, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन बना व्हाट इज सीओआई, फिर सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब मुझे बताओ कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर आपको सीओपी मिलता है, वहां पे क्या बोलोगे? बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, या प्रोफेशन है? प्रोफेशन। समझ में आ गया? कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या निकल गया कि सर अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी में काम कर रहे हो और वहां पर आपको मिला क्या? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है किसी प्रोफेशनल बॉडी से, तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे। सिंपल सी बात। ओके, जिस दिन आप लोगों को सीए की डिग्री मिल जाएगी, तभी आप बोलोगे हाँ अब एक प्रोफेशनल हो। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर आगे जो कह रहा है, अभी एम्प्लॉयमेंट में क्या है? मैं किसी के पास काम मांगने गया, भैया मुझे काम पे रख लो, बोला भैया सैलरी मिलेगी 20,000 रुपए, काम कर लूंगा। व्हाट इज दिस? एम्प्लॉयमेंट। क्या? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट। या तो एग्रीमेंट करूंगा अपना, या फिर क्या करूंगा? अपॉइंटमेंट का लेटर मिल जाएगा, तभी क्या बोलोगे कि आज से आप एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आ चुके हो। इज इट क्लियर? आगे आते हैं। चलिए, अब मैंने बोला मेरा खुद का काम भी है, मैं एजुकेशन सर्विस भी दे रहा हूं और मैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी हूं, मैं तीनों काम कर रहा हूं। मतलब इसका मतलब बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। इज इट क्लियर? आगे आता हूं। यार आप पॉइंट सुनो, ये आपने पहले पढ़ लिया। बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? प्रोफेशनल फीस। जब किसी के लिए काम करोगे बोलोगे भैया साइन भी करूंगा तो पैसे मांगूंगा तुझसे मैं, सिंपल सी बात, प्रोफेशनल फीस बोलते हैं उसको। सर इसमें क्या काम करूंगा? वेजेस और सैलरी के लिए काम करता हूं। सिंपल सी बात। आगे आते हैं। कह रहा सर अब देखो रीडिंग करता हूं, इसलिए बोला था मैंने कि इसमें क्या समझाने वाला पॉइंट है। समझ में आया? लिखने वाली बात ही नहीं है, यही लिखेंगे यही समझेंगे इस पॉइंट के अंदर। आगे कह रहे हैं, कह रहा प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं भैया, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। सर स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब। बताओ मुझे, क्या नॉलेज का होना, क्वालिफिकेशन होना प्रोफेशन में जरूरी नहीं है? मैंडेटरी है, पता है ना? आप जब तक आपके कोई एग्जांपल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सीए नहीं, सीएस नहीं, कोई डिग्री नहीं आपके पास में, तो पॉइंट क्या बोलोगे? तो क्या बोलूंगा कि सर आप प्रोफेशनल हो? आंसर इज नो। आगे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट में क्या भैया? जैसी क्वालिफिकेशन वैसी जॉब। एक टॉप पोस्ट पे बंदा बैठा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब मैं बोलूं एग्जांपल के लिए गूगल सीईओ, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं गूगल के इंडियन सीईओ की बात करता हूं। गूगल सीईओ की अगर बात करूं, सुंदर पिचाई की बात करूं, तो सुंदर पिचाई की अगर बात कर लेता हूं,
तो पॉइंट इज सुंदर पिचाई जो है बेटा उसकी क्वालिफिकेशन हमारे बराबर है, तो जैसे ही क्वालिफिकेशन वैसा काम मिलेगा आपको और वैसा ही पैसा मिलेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्या पॉइंट क्लियर है? यस और नो? बोलो बोलो बोलो। हाँ क्लियर है? यस यस यस। पॉइंट इज बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये वर्ड पढ़ लिया हम लोगों ने। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना, क्योंकि आपके पास में कोई बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में तो और भी सारे वर्ड निकल के आएंगे, क्योंकि सारे वर्ड पढ़ने वाले हो नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना ही पढ़ो जितना आईसीआई ने मेंशन किया। चलिए आगे। ओके आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मुझे बताओ एथिकल गाइडेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है बेटा क्या सही क्या गलत, जो आपको बताए क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, या व्हाट इज गुड और राइट और रॉन्ग, जो आपको ये बताता है, दैट इज कॉल्ड एथिकल बोलते हैं उसको। तो एथिकल गाइडेंस क्या है इसके अंदर? बिजनेस में एथिकल गाइडेंस किस पर डिपेंड करती है बताना मुझे। आज तुम कहते हो मुझे सही गलत का पता है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हें एक प्रोफेशनल बॉडी सिखा रही है क्या करना क्या नहीं करना। रिमेंबर बीइंग ए सीए, आप पर गवर्नमेंट आप पर बहुत भरोसा करती है बेटा, तो क्या गवर्नमेंट के भरोसे तोड़ दोगे? आप सुनते हो नॉर्मल केसेस के अंदर कि एक सीए आपने पढ़ा भी था, सुना भी था कि किसी कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर सीए की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, एक सीएस की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, रिमेंबर लॉयर की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। तो मैंने बोला अगर कल को मान लो उस लॉयर ने, उस सीए ने, उस सीएस ने रोंगफुल एक्ट किया, कोई गलत काम किया, मतलब गलत चीज को सही ठहरने की कोशिश की, तो मुझे बताओ क्या इसे ये नहीं बोलोगे कि क्या आपकी आईसीआई क्या बोलेगी जिस दिन आप सामने आओगे, नजरों में सामने आओगे, उस दिन क्या होगा? एग्जांपल उस कंपनी ने स्कैम कर दिया, सामने आओगे नहीं आओगे, आप इन्वॉल्व थे, तो उस दिन बोले कि ला भाई तेरी सीओपी दे दे। सीओपी मतलब आपका जो डिग्री है वो वापस ले लेंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज दिस? लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया भैया? आइए पढ़ते हैं क्या बोलिए, आई रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा भैया बिजनेस में क्या होता है, फाउंडर वैल्यू, जिसने बिजनेस शुरू किया उसकी वैल्यूज की बात हो रही है। वैल्यू मतलब उसको खुद को, एग्जांपल दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन, लिख लो ये वैल्यू डिपेंड करती है बेटा आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आए हो, आपका कल्चर कैसा रहा है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, एजुकेशनल पार्ट कैसा है, तो वैल्यूज जनरेट होती है आपके पास में। आज आपकी वैल्यू है ना क्या सही क्या गलत की, हाँ सर, तो जैसा आपकी वैल्यूज है वैसा ही आपका बिजनेस होगा। तो फाउंडर की वैल्यू डिसाइड करेगी बिजनेस एथिकल होगा या अनएथिकल होगा। दूसरा कहता है, कह रहा सर प्रोफेशनल कोड बोल ही दिया हमने, तो क्या सर इसमें आपको हर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आपको होता है कोड ऑफ कंडक्ट देता है, कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका सिखाया जाता है कि क्या सही क्या गलत आपके पास। सेम इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कोड क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कोड मतलब भैया जो एम्प्लॉयर ने आपको बोला उसकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। उसने बोला ऐसा काम, अब तेरा काम ये है तो यही काम करेगा। अगर मुझे किसी कंपनी में प्रोडक्शन हेड पे बिठा दिया तो मेरा काम प्रोडक्शन का ही है ना। मैं बोलूं फाइनेंशियल क्या चल रहा कंपनी का बताना, सेल कैसी, ना 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 तेरा काम नहीं है भैया। तो एम्प्लॉयर्स ने जो तुम्हारे लिए तरीका फिक्स किया वही, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही होता है बेटा काम करने का तरीका। तो जो तरीका आपके लिए फिक्स किया गया उसको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, तो बड़ा सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज सब्सटेंशियल? सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब इन हैवी अमाउंट। सब्सटेंशियल देयर टू वर्ड, वन इज कॉल्ड सस्टेनेबल एंड सेकंड इज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम रिक्वायरमेंट, ऑफिस खोलना है, चैम्बर लगाना है, क्लिनिक खोल रहा है, डॉक्टर क्लिनिक लगाएगा, आप ऑफिस खोलोगे तो आपको भी रिक्वायरमेंट, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती बेटा। नेक्स्ट कह रहा है एम्प्लॉय में क्या रिक्वायरमेंट बताना, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिजनेस किसी का, इन्वेस्टमेंट किसी का, मैं तो काम करने जा रहा हूं, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ तुम्हारी पर्सनल ऑटोनॉमी की बात करता हूं, आपको पर्सनल फ्रीडम कहां पे मिलता है? आओ दिखाता हूं। बी प्रैक्टिकल, रट्टा मारना नहीं है, बेसिक पॉइंट है, चेक करो। क्या मैंने कहा रीडिंग करो और समझो, इसी के सिर्फ इसी पार्ट पे डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन इसके, आपने रीडिंग किया उसके बाद वो समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये बनता है। आइए पढ़ते हैं। तो क्या बोला, कह रहा पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, कहां मिलती है? द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा फ्रीडम कहां पे है? खुद के बिजनेस में है, मैं ही मालिक हूं, मेरा सब कुछ है, तो फ्रीडम मिली नहीं मिली? क्वाइट ए बिट मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हुए होते हो, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हुए होते हो, इसलिए आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पाता प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है नोट मच, यहां तो है ही नहीं बिल्कुल भी, सिंपल सी बात। इसमें क्या होगा भैया, एम्प्लॉय बोला भाई पैसे दे रहा हूं काम कर, नहीं मिलने वाली फ्रीडम। आगे बढ़ो, कह रहा सर पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इन दो, अब इन तीनों को मोटिवेट करने का साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है?
किस तरीके से मोटिवेट होते हैं? एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट से मोटिव होता है नहीं होता? रिमेंबर, एम्प्लॉयर अपनी सैलरी से मोटिव होता है। आओ पढ़ता हूं, कह रहा इकोनॉमिक अचीवमेंट आया ना, पैसे के रूप में कितना मिला, कितनी कमाई की, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट बढ़ गया। बिजनेसमैन तो तभी मोटिव होगा, है ना, तभी तो बोलेगा हाँ मुझे अपने पास में मुझे अच्छा फीलिंग आ रहा है। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट कह रहा है यहां पर क्या है, सर्विस टू द क्लाइंट सोसाइटी। एक कहा जाता है कि प्रोफेशनल के पर्सन के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है अपने क्लाइंट की सर्विसेज, यही इनका कोड ऑफ कंडक्ट है। किसी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे वो लॉयर की बात कर लूं, डॉक्टरी पेशे की बात कर लूं, या मैं आपके पास में आपकी बात कर लूं, एक सीए की बात कर लूं, तो आपकी फील्ड में आपको यही सिखाया जाएगा कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है। क्लाइंट अगर सेटिस्फाई है तो पैसा भी कमा लोगे, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं, पैसा भी नहीं कमा पाओगे। आगे कह रहा है यहाँ पे क्या है, लिवलीहुड, मतलब भैया जीवन यापन करोगे। ठीक है भैया, काम कर रहा हूं किसी के लिए तो जीवन यापन, कमाई तो वो करेगा बट आप क्या करोगे, ओनली अपना जीवन व्यतीत करोगे। कमाई आ रही है, सैलरी आ रही है, भैया काम चल रहा है मेरा, बस खत्म। आगे पढ़ो, कह रहा है यहां पर इनकम की सर्टेनिटी कितनी है, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता कितनी है, पैसा पक्का आएगा नहीं आएगा, कहां पे श्योर है बताओ? एम्प्लॉयमेंट तो श्योर है ना, सैलरी पे काम कर पैसा आएगा। बिजनेस में, प्रोफेशन में, आओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लीस्ट बहुत कम है, यहां पर श्योरिटी नहीं है, आने में बहुत ज्यादा आ जाए, आने में बहुत कम भी आए, कोई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क ले पाओगे उस पर डिपेंड करता है। वो लिखा हुआ है हाउएवर ईदर वे, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दूसरा कह रहा है क्वाइट ए बिट, इनकम की सर्टेनिटी क्या, प्रोफेशनल में हो भैया तो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको मिलेंगी, आप दोगे किसी को, लोगों को रिक्वायरमेंट है, देने वाले हो, तो ये नहीं बोलो कि कमाई होगी नहीं, बट ये श्योरिटी पक्की है कि भैया एज ए सीए बनने के बाद में आपके पास कमाई पक्का होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा पैसा कमाओ, डोंट वरी बेटा, बस ध्यान रखना ऑल डिपेंड्स ऑन दिस नॉलेज पार्ट, जितनी नॉलेज उतना पैसा। आगे कह रहा हूं तो यहां पे क्या है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा श्योरिटी कहां पर होती है भैया, एम्प्लॉयमेंट में होती है कि सिंपल सी बात, आपकी पीरियडिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपकी पेमेंट डिवाइड होती है कि हर महीने पैसा आएगा, आएगी सैलरी आएगी भैया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आगे कह रहा है खत्म होने वाला है, कह रहा है नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। किस पार्ट में स्टेबल हो बताओ, स्टेबिलिटी कहां पर है, क्या आपको कभी हटाया नहीं जाएगा, वो चीज चलती रहेगी हमेशा आपके लिए। कब है? कह रहा है सर यहां पर तो अनसर्टेन है, बिजनेस चलेगा जब तक आप चलाओगे, लेकिन जब लॉस ही होता स्टार्ट हो गया तो क्या करोगे, चलाओगे क्या? नहीं सर। यहां क्या कह रहा है, क्वाइट सर्टेन, प्रोफेशनल में आप अपना काम, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, ये आपकी नॉलेज है बेटा, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब नॉलेज कौन छीन सकता है आपसे बताओ, कोई छीन पाएगा? नहीं सर। मार्केट स्ट्रक्चर खराब हुआ, मार्केट में रिसेशन आया, डाउन चली गई मार्केट, तो हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, पर प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल में नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो, ये नॉलेज कभी डाउन नहीं जाने वाली बेटा। तो पॉइंट इज ये आपको हमेशा क्या करेगी, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए आप प्रोफेशनल कोर्स कर भी रहे हो बेटा। नेक्स्ट इज कह रहा है क्वाइट सर्टेन, टेन्योर सर्टेन है, तो टेन्योर, व्हाट इज मीनिंग टेन्योर? टेन्योर का मतलब होता है बेटा कितने टाइम पीरियड तक काम करने वाले हो, इट मींस टाइम पीरियड। तो यहां श्योर नहीं है, यहां पर क्वाइट सर्टेन है कि हाँ भाई मेरी डिग्री में पैसा है, मैं काम कर सकता हूं। यहां क्या है, क्वाइट सर्टेन, मैं सिंपल सी बात, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर के साथ में तब तक आपका काम भी है। क्या सुनो, एंड द लास्ट वन इसका लास्ट पार्ट सुनो, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या सक्सेशन, क्या ये पार्ट आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, लिसन टू, सुनो ध्यान से, जैसे वर्ड, एक वर्ड आया इसे लिखवा देता हूं वर्ड को मैं, सुनो ध्यान से, एक वर्ड यहां पे आया इसे लिखवा देता हूं बेटा। एक वर्ड आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन, सुनो ध्यान से, इसका मतलब होता है बेटा, लिख लो, ट्रांसफरिंग द बेनिफिट्स along with the liabilities, along with the liabilities, बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो, सॉरी ये उल्टा, ये नहीं, ट्रांसफरिंग द बेनिफिट विदाउट द बेनिफिट, along with the ट्रांसफर द बेनिफिट along with the liabilities। अरे सर हाँ बेटा, वो असाइनमेंट होता है बेटा, यहां पर क्या है, along with the liabilities, यार किसी को बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो साथ में लाइबिलिटी भी जाएगी। मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स के पास में जो घर है, जो घर आपके पेरेंट्स के पास में है, वो आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो आपके दादा, अपने ग्रैंडफादर ने ट्रांसफर किया उनको, तो ग्रैंडफादर ने ट्रांसफर किया फादर के पास में,
फादर के बाद किसके पास, आपके पास में यू। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सक्सेशन बोलते हैं इसको। मतलब सिंपल सी बात, मुझे बताओ कल को अगर मान लो इस घर की वैल्यू है 20 लाख रुपए या 20 करोड़ रुपए, और मैं कहूं कि घर के ऊपर लोन है बेटा, घर पे लोन है मान लो 15 करोड़ रुपए का, मैं कहता हूं अगर मान लो इसी घर पे लोन भी है 15 करोड़ रुपए का जो बकाया चल रहा है, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो 20 करोड़ का घर है और 15 करोड़ की लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी भी किसकी है, आपकी है। सिंपल सी बात, द मीनिंग ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड कि सर सिंपल सी बात, बेनिफिट जाएंगे तो लाइबिलिटी भी साथ जाएंगे, चिपक के जाएंगे, हम भी चलेंगे तेरे साथ में, चलना पड़ेगा। तो वही पॉइंट यहां पर आया। यहां क्या है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा सर यहां पर पॉसिबिलिटी है, बिजनेस है भैया, जब बिजनेस में कोई लाइबिलिटी होंगी वो भी ट्रांसफर होंगी। यहां क्या है, नॉट पॉसिबल। आपकी नॉलेज आपके पास, किसके पास ट्रांसफर करोगे भैया, क्या बोलो एक बात बताओ, क्या आपने अगर अपनी सीए की डिग्री किसी को दे दी तो सीए बन जाएगा, ना ना ना, तुमने बेटे पापड़ बेटा, तुमने की है मेहनत, तुम्हारी डिग्री तुम्हारे पास। कह रहा है यहां भी नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट, भाई तू मेरी जगह काम कर ले, ऐसा होता है क्या, नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। देखो बताओ, ये था आपका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन वाला पार्ट, एंड दैट सीडी खत्म हो चुका। अब एक पार्ट और बच गया यूनिट के अंदर, वो बच गया बस इतना। हाँ बेटा ऐसे ही पढ़ना है इसको, इसलिए जल्दी खत्म हो गए पार्ट, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन। अब हम पढ़ेंगे अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। बोलो समझ में आया, एक बार देख लो, चाहो तो पिक्चर क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे। क्या बोला, साथ साथ में पढ़ते रहो, पेंसिल लेके बैठो और जहां लिखवा रहा हूं वहां लिखते भी रहो साथ साथ में। चले आगे आए, आगे बढ़े। तो क्या बोला भैया यहां पे हमने हमारे पास में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन एक पार्ट सीखना था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो मैंने बोला था चेक करो आपका फर्स्ट यूनिट। ये बीच में पिक्चर ऐसे फालतू में मत सो, देखो यहाँ पे मेन, देखो यहाँ पे क्या है, तो इंपॉर्टेंस पढ़े ना ना ना, आओ फोकस करो टॉपिक के ऊपर। सबसे बड़ी बात यहां पर हमारे पास निकल के आती है बेटा, देखो ध्यान से दिखाता हूं। ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट हो गया सर। अब आता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ये पार्ट होते आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यूनिट चैप्टर नंबर 1 खत्म। हाँ क्या इतना ही, हाँ इतना ही है बेटा। आओ पढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं इसके अंदर, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड को बस रीडिंग करना, खाली ओनली रीडिंग करना है और कुछ नहीं करना। लॉजिस्टिक्स बोलते हैं बेटा सामान को ले जाने वाले को, ठीक है। स्ट्रेटजी, बुल्स, टॉप पे जाना, बीएस बियर करना। देखो बियर मतलब वहन करने को बोलते हैं, बुल मतलब टॉप पे जाना, बस इनके मतलब, और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे आपको। आगे आगे पढ़ो, आओ आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सीरीज स्लाइड करे जा रहे हो, हाँ बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट मेन था इसका, समझ में आ गया। चलें आगे, आगे आते हैं। अब आते हैं हमारे पास आगे पार्ट के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम सीधा पॉइंट के ऊपर आएंगे जहां से पॉइंट स्टार्ट है। आइए, आपको स्टार्ट करना है पेज नंबर 1.18 से। तो यहां पे आपके पास सारे पॉइंट लिखे हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1.18 लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेज नंबर 1.18 चेक करो, ये लिखा हुआ पेज नंबर 1.18 पे पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। इस पेज पे आके आपको पढ़ना है पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी और अपने पास में एचयूएफ का पार्ट खत्म। उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, क्या बात करो। हाँ आइए शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। चलो अब कॉमन सी बात, ये कहा गया कि बिजनेस की टाइप्स हैं, लिसन टू मी, ये कहा गया कि बिजनेस की टाइप्स हैं। भाई टाइप, बिजनेस तो वो टाइप का होता है, तो बिजनेस की टाइप को डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट के अंदर। पहली बात तो बिजनेस क्या होता है, आपने पढ़ा ऊपर कि बिजनेस किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, पढ़ चुके। टेन्योर भैया पता नहीं कब तक चलेगा, सिंपल से। ट्रांसफर, पॉसिबिलिटी, पढ़ लिया सारा पार्ट। तो बिजनेस की कैटेगरी में डिवाइड किया गया इन पांचों पार्ट को, 1 बाय 1 सीखते हैं। हालांकि ये पार्ट आप 12th में पढ़ चुके हो, इसलिए हम रीडिंग करेंगे, समझ में आराम से आएगा आपको। चलो बात करते हैं, मुद्दा है, क्वेश्चन आना चाहिए आपको। चलो कह रहा सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, चलो सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करते हैं। देखो देखो देखो, पहला कह रहा है ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग ऑन बॉस, वंस ओन बॉस। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही होता है एकल स्वामित्व, अकेला पर्सन अपना काम कर रहा है। तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी गली मोहल्ले में लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं, शॉप खोल के बैठे हैं, अकेले मालिक बन के बैठे हैं,
वो कौन है? दोज आर सोल प्रोप्राइटर। मुझे बताओ, कल को अगर उसकी दुकान में आग लग गई तो क्या होगा? लॉस किसका? लॉस भी उसका। कल को उसकी सेल बढ़ गई तो किसका प्रॉफिट? प्रॉफिट भी उसका। सर वो बिजनेस कब तक चलेगा? जब तक वो जिंदा है। पॉइंट इज, सोल प्रोप्राइटर का मतलब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है। लिखा हुआ है ऑटोनॉमी बीइंग ऑन बॉस। इसका मतलब भैया फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है, आपने ऊपर पढ़ा भी है, बोलते हैं फ्रीडम को बोलते हैं। आप मालिक, आप ही बॉस, आपका फ्रीडम है कुछ भी करने का। तो लिखा हुआ क्या है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा सर फायदा क्या है इसका? बिकॉज फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। आपको किसी को पैसा पे नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। एम्पल, एम्पल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बोलते हैं। एम्पल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। स्कोप मतलब है किसके लिए? एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ वंस क्रिएटिविटी इनोवेशन। आपका काम है, आप चाहे नए नए इनोवेशन लेके आओ भैया, चाहे नई क्रिएटिविटी अप्लाई करो, इनोवेशन लेके, नए आइडिया लेके आओ। कौन रोकने वाला है तुम्हें? कोई रोकने वाला नहीं। तो जब आप लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास क्रिएटिविटी का ऑप्शन है, इनोवेशन का ऑप्शन है, तो कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटर। दूसरा कहता है, पढ़ते हैं, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। अब पैसा किसका होगा? पैसा भी उसका ही होने वाला है। आगे कह रहा है विजिबिलिटी ऑफ ऑनर्स पर्सनलाइज सर्विसेज। भैया अब जो वो काम करेगा उस सारे काम के ऊपर उसका ध्यान होगा नहीं होगा? होगा। आओ पहले ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा सर कैपिटल पूरी उसकी। तो मुझे बताओ, तो कैपिटल उसकी होगी तो भैया मुझे जवाब दो, कैपिटल जब उसकी होगी तो भैया एडिशनल कैपिटल कहां से लाएगा? क्योंकि अकेला बंदा पैसा लगाएगा, वो पैसा और एक कुछ लोग मिलकर पैसा लगाएंगे और एक कंपनी पैसा लगाएगी, पब्लिक से पैसा लेगी, उन दोनों में फर्क होगा नहीं होगा? होगा सर। तो क्या लिखा लिमिटेशन में? क्या है ये मेरिट इन लिमिटेशन? क्या लिखी है कि सर क्या कुछ कमियां इस चीज की वजह से? एग्जांपल, अगर खुद कैपिटल लगाने वाले हो तो लॉस करके हो तो कल का लॉस तुम्हारा है। बट पॉइंट इज लिखा हुआ है द लिमिट ऑफ साइज ऑफ बिजनेस। यस बैंक्स एंड लैंडर में प्रोवाइड एडिशनल सोर्स। बैंक हो सकता है डेली पैसा लोन दे दे आपको, बट पॉइंट इज हाउएवर बोरोविंग कैपेसिटी टू इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल एडिक्वेसी। आप कितना, आप एग्जांपल बिजनेस को रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपए की, मांग रहे हो 1 करोड़ रुपए, दिले मिलेगा क्या आपको? नहीं सर। आपका बिजनेस चेक करेंगे वो बैंक भी कि भैया क्या बिजनेस कर रहे हो। तो पॉइंट इज खुद दैट लिसन टू मी। बाकी बातें बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट आप रीडिंग करना, मैं समझाता हूं। पॉइंट पहला ये आप पढ़ोगे, ये पढ़ रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला, फ्रीडम मिलता होता है, खुद का मालिक खुद ही हो अपने पास में, पैसा सारा आपका है। तो पैसा खुद का, दोनों दो बातें हैं। पैसा खुद का लगाया तो भैया प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। नेक्स्ट कह रहा है विजिबिलिटी ऑफ ऑनर पर्सनलाइज सर्विस। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज पर आपका ध्यान होगा। पर्सनलाइज सर्विस जो दे रहे हो, एग्जांपल मान लो सर्विस खराब हो गई तो किसकी गलती है? गलती भी आपकी। सर्विस बहुत अच्छी है, किसको बोलोगे? आपका फायदा। आगे कह रहा है सोल बियरर ऑफ रिस्क। आ गया ना वर्ड, सोल बियरर, अकेला ही व्यक्ति है। सोल वाला अकेला ही है, वही सारा रिस्क बियर करेगा। कल को लॉस हुआ तो सारा लॉस उस अकेले का है, कोई शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि प्रॉफिट उसका तो लॉस भी उसका ही। प्रॉफिट सारा उसका तो लॉस भी सारा उसका। नेक्स्ट कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आ गया ना, जब सारा लॉस तुम्हारा, मैंने कहा दुकान में आग लग गई क्या करोगे भैया? सारा लॉस तेरा ही है भैया, सिंपल सी बात। लिखा हुआ है सिंपल सी बात, इट्स ए कॉमन लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर्म्स। कॉमन लिमिटेशन है कि भैया अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, सोल प्रोप्राइटर को चूज करते हो, तो सिंपल सी बात है वहां पर सारा लॉस तुम्हारा है, कोई तुम्हारे लॉस को बियर नहीं करने वाला। नेक्स्ट कह रहा है फील्ड एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब एंड्यूरिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। पॉइंट इज, इसका मतलब समझते हो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ बेटा कि कल को मान लो आपके बिजनेस की लाइफ साइकिल क्या है, आपके बिजनेस की लाइफ साइकिल क्या है, मतलब आपका बिजनेस कब तक चलता रहेगा। दो बातें होती हैं, अगर आपके पास में कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो उस काम को पिक कर लेता है। देखते हो ना, बहुत से बच्चों के घर में होंगे, घर में शॉप है, उसी शॉप पर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, अंकल भी, चाचू जितने पापा भी, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, बच्चे भी उस पर काम कर रहे हैं। तो बच्चे आप लोग कौन हो? आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कल को अगर आप काम नहीं करोगे, आप बोलते हो किसी पर्सन का अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो क्या होगा? किसी का अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो पर्सन नहीं रहेगा, सिंपल सी बात। अप टू द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, लिख लो इस बात को। कौन सा पर्सन? सोल प्रोप्राइटर। up to the life of that person, sole proprietor, the business will continue. जब तक जिंदा हो तभी तक बिजनेस चलेगा, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस काम को नहीं संभालता। ये चॉइस है ना भैया,
अगर उसने काम नहीं किया तो काम बंद हो गया आपका, तो होता भी ऐसा। तो पॉइंट इज ये था आपके पास लास्ट पॉइंट। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? बोलो क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट नीचे वही लिखा है, नेक्स्ट नीचे वही लिखा है बेटा, बेसिक पॉइंट है। सक्सेशन की बात कर ली जो हमने ऊपर बोली कि मालिकाना हक किसको ट्रांसफर होगा। अगर मान लो जो कोई आपके पास में लीगल, ऊपर जो हमने बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये लिखा हुआ ना ऊपर हमने, कोई अगर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो उसको ट्रांसफर होगा, नहीं है तो बिजनेस में एंड, बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म बात। यही है आपके सोल प्रोप्राइटर की बात। बोलो समझ में आई या नहीं आई? फिर भी कुछ पूछना पूछ सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये था सोल प्रोप्राइटर वाला पार्ट। आगे बढ़ सकते हैं? चलो चलो आगे बढ़े सर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऐसे ही पढ़ना बेटा, इसमें जरा मत समझ मारना, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले भी, इसलिए सुनते रहो ध्यान से। अब ये पार्ट पढ़ो, HUF की बात करते हैं। अब मुझे मैंने अब एक थोड़ी देर पहले बात दिया कि किसी घर के अंदर एक बिजनेस है, सारे लोग उस काम पर डिपेंडेंट है बहुत जगह, दिल्ली में भी, हरियाणा में, हर जगह पे है, देखती हो ना, सेठ लोग होते हैं, घर में काम चल रहा है, मतलब कपड़ों का बिजनेस है, तो एग्जाम्पल मैंने बोला घर में कपड़ों का बिजनेस है, तो सारे के सारे लोग उसी बिजनेस पर डिपेंडेंट है, पर वो काम इतना बड़ा है कि वो सारे लोग उससे जिंदगी निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, सारे आपके पापा, आपके अंकल, सब लोग काम कर रहे हैं, आपके दादाजी ने नाम बनाया था, आपके परदादा ने काम स्टार्ट किया था, दादाजी को ट्रांसफर किया, दादाजी ने पापा को ट्रांसफर किया, पापा ने आगे काम किया, तो पॉइंट इज सब लोग डिपेंडेंट है। पर होता क्या है, HUF का मतलब था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू लो है अपनी इंडिया के अंदर, जहां बोलते हैं एग्जांपल होता है करता ना करता होता है, रिमेंबर, बाकी सब मेंबर्स हैं, तो पॉइंट इज वहां एक पर्सन है, उसी की बात को वैल्यू मिलती है। दादाजी थे, दादाजी की बात की वैल्यू थी, दादाजी नहीं है, पापा की बात की वैल्यू, व्हाट इज दिस? तो इसको थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां हर एक पर्सन उस काम का, उस बिजनेस का एक मेंबर माना जाता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं, चलिए रीडिंग करते हैं। पहला पढ़ते हैं, कह रहे सर फॉर्म्ड बाय बर्थ इन द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख फैमिली। बुद्धिस्ट, जैन या हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सिंपल सी बात। अगर इन फैमिली में आपने जन्म लिया है और उस फैमिली में जन्म लिया जहां पर उनका एक पैतृक बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, वी कैन से जहां पर आपका कोई पेरेंटल बिजनेस है, आपके दादा परदादा उस बिजनेस करते हुए आ रहे थे और उसी बिजनेस को आपकी फैमिली वाले भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका नाम इतना बड़ा हो चुका है। एग्जांपल दूं, दिल्ली में चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक, चांदनी चौक के अंदर मैक्सिमम जितने भी आपके बड़े बड़े शोरूम्स और आउटलेट्स हैं, वहां पर देखने को मिलेगा मैक्सिमम आउटलेट वहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर आप उस फैमिली में जन्म लिया तो ऑटोमेटिक उस फैमिली के अंदर उस बिजनेस के पार्ट बन चुके, हिस्सेदार बन चुके। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? हाँ सर सुना भी हम लोगों ने बारे में, वही पढ़ रहे हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? फैमिली मेंबर में नेचुरली ज्वाइन ईच अदर इन बिजनेस। जैसे आप पैदा हुए ऑटोमेटिक आपका बिजनेस में पार्टीशन रोल बन चुका है, कंट्रीब्यूशन बन चुका है। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट इन ए मुस्लिम फैमिली इफ द सिबलिंग्स विश टू एसोसिएट इन ए बिजनेस दे विश टू हैव टू डू इट कॉन्ट्रैक्चुअली, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मुस्लिम फैमिली में ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट एप्लीकेबल मुस्लिम फैमिली, ये हिंदू के लिए बात की गई है, क्योंकि एक्चुअल में HUF की बात की गई है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ है। कौन सा जगह ऊपर लिखा हुआ भी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एक एक्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको जिस फैमिली में बंदे में जन्म हुआ उसी के अंदर उस बिजनेस के पार्टीशन रोल आप ऑटोमेटिक बन चुके होते हो, दैट इज कॉल्ड HUF बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? बट मुस्लिम ऐसा नहीं होता। मुस्लिम फैमिली में क्या होता है, अगर आपको आप एग्जांपल की अगर आप चाहते हो कि फैमिली बिजनेस इंट्रोड्यूस हो तो वहां पर आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, ऐसा होता है। चले आगे आते हैं। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस, पूल ऑफ रिसोर्सेस, पूल मतलब स्विमिंग पूल की बात नहीं है, फैमिली पूल की बात हो रही है। पूल मतलब सारे के सारे लोग, सब लोग, अंकल, अंकल का बेटा, उसका बच्चे, रिमेंबर सुनते हो ना, आंटी उनके हैं, बुआ जी, सब कुछ क्या है, द होल फैमिली इज कॉल्ड पूल हियर। तो लिखा हुआ है सर इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड ए लार्ज बिजनेस। यहां पॉसिबल है क्योंकि रीजन बीइंग आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। HUF के अंदर ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स की बात है, यहां बात की गई है ह्यूमन रिसोर्स की। ये दिक्कत नहीं कि कल को काम कौन संभालेगा, अगर बिजनेस को एक्सपेंड भी करना हो तो इजीली एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऑप्शन नहीं था। क्या लिखा हुआ आगे? कह रहा सर
Moreover, the common pool of capital may be utilized to diversify business in synchronize with the aspiration of the member of successive generation of the family. आपकी फैमिली के बाकी मेंबर अगर उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. चलें आगे. सुन, जो यहां पर रीडिंग करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, रीडिंग करवा रहा हूं, ये सिर्फ रीडिंग करना आप लोगों ने. मेन पॉइंट है ये वाले हैं, आगे वाले पॉइंट्स हैं. मेन ये है नंबर 1 नंबर 2, ये पढ़ना है आप लोगों ने. चलें आगे. कहा था रीडिंग करो और अंडरस्टैंडिंग करो, इतना ही काम करना है. आगे बात करते हैं. क्योंकि अगर इतना कर लोगे तो आपके ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन आपको अपने आप निकल के आएंगे. क्या बात का, हाँ बेटा चेक कर लेना चाहिए. आगे बात करता हूं. नेक्स्ट कह रहा है सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट. व्हाट इज सोशल कैपिटल? ये सोशल कैपिटल, ये पैसा की बात नहीं हो रही है. सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट. जितने ज्यादा लोग एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी होगी या नहीं होगी. सोच के देखो. इस फैमिली में सभी लोग एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, सब लोग आराम से प्यार से काम कर रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी में जो इमेज बनेगी बिजनेस की, वो गुडविल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है. क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर आपके दादाजी के नाम से कोई काम चलता हुआ आ रहा है और आप भी आज भी उसी नाम को यूज करते चल रहे हो, आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, तो पॉइंट इज आपकी सोशल कैपिटल जो क्रिएट होती है, सोसाइटी के सामने जो इमेज क्रिएट होती है, वो इतनी अच्छी होगी नहीं होगी. होगी. लिखा हुआ है करना. कह रहा सर there is an instant trust among the family members as compared with the situation of partnership with a stranger. इस बात है कंपनी के केस में, पार्टनरशिप केस में वहां पे क्या है, जिससे आप पार्टनरशिप कर रहे हो उसको जानते भी नहीं, हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉइंट इज फैमिली में ट्रस्ट मेंबर, ट्रस्ट फैक्टर हमेशा काम करता है. क्या लिखा हुआ है? फैमिली मेंबर टॉयल हार्ड टू बिल्ड द फैमिली बिजनेस. मोreover they may specialize in different business functions for greater complementary or to mutual skills. ये पॉसिबिलिटीज हैं कि भैया फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, हर एक पर्सन एक अलग अलग फील्ड में खुद को स्पेसिफाई करता है, उसके अलग अलग नॉलेज है. अगर कोई अकाउंटिंग काम जानता है तो कोई एग्जांपल कपड़ा दिखाने का काम जानता है, कोई कपड़ा दिखा रहा है एग्जांपल, किसी को कोई आइटम बनाना आता है, किसी को मार्केटिंग करनी आती है, तो क्या होगा, आपकी वो सारी की सारी पार्ट और आपके साथ में काम करना मार्केट में आपके लिए एक अलग इमेज क्रिएट करता है, जिसे आप बोलते हो आपकी सोशल इमेज. वी कैन से यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, बाद में बोलते हैं गुडविल बन जाती है आपकी. होता है नहीं होता? चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट कह रहा है The family members are automatic co-owners. ये अच्छा पॉइंट है बेटा. एक क्वेश्चन आता है आपके पास में कि HUF के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, जो भी मेंबर, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, उनका क्या नाम होता है? तो बोलते हैं को ओनर्स कह दो, इन्हीं को बोलते हैं को पार्टनर्स. लिख लो बेटा, ये पॉइंट नोट कर लो, ये क्वेश्चन काम का है. तो लिखो कि सर, लिखो नंबर 1 नोट लिखो, जहां लिखूंगा, जहां लिखवाऊंगा बेटा, लिखो in case of Hindu undivided family, in case of Hindu undivided family, each and every person, each and every member will be known as या called as, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं को ओनर्स, मालिक है वो, या को ओनर्स को ही कहा जाता है को पार्टनर्स. को ओनर्स या को पार्टनर. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एचयूएफ के केस के अंदर, ये क्वेश्चन आ भी चुका पहले. एचयूएफ के केस में जो मेंबर होते हैं वो बाय बर्थ, जन्म से ही क्या कहलाते हैं? आंसर इज को ओनर्स या को पार्टनर कहलाते हैं. याद रहेगा पॉइंट? बोलो क्लियर है यहां, है ना? क्या याद रहेगा? ये एचयूएफ के अंदर जो भी लोग मेंबर जन्म लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे विल बी नोन एज को ओनर्स. मालिक है वो, अकेले मालिक तो नहीं है, तो को वर्ड यूज किया गया है, कोऑपरेटिव. चले सॉरी, चले आगे बढ़ते हैं. तो पॉइंट आता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं. कह रहा सर, लिखा हुआ भी कुछ पॉइंट देखो यहां पे. कह रहा ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस इज ascribed rather than earned status. फैमिली बिजनेस में मालिकाना हक ज्यादा ascribed rather than earned interest status. कमाया हुआ क्या करोगे? आज नाम कमाया लेकिन बना बनाया मिल गया तो किसका? सोचो, जो खाना बना बनाया मिल गया, मजा तो आता है कि बनाओगे तो मजा आएगा, लेकिन पॉइंट इज मेहनत किए बिना हाथ में मालिकाना हक एचयूएफ में पॉसिबल है. क्या लिखा हुआ है? इट कैन एक्चुअली बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आउटसाइडर्स. एग्जांपल, हायर्ड मैनेजर्स हु हेल्प बिल्ड द बिजनेस. ये एक्चुअली उन लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग कि यार ये तो आराम, आप नहीं बोलते हो, किसी के एग्जांपल देखते हो, किसी के बिजनेस एग्जांपल, लिसन टू मी, रिलायंस कंपनी, धीरू अंबानी ने काम किया तो बना बनाया बिजनेस मिल गया,
अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी ने काम किया तो बना बनाया बिजनेस मिल गया नीता अंबानी, ईशा अंबानी, आनंद अंबानी को। मिल गया नहीं मिल गया? व्हाट इज दिस? तो बाकी लोग छिड़ते ना, अरे यार सोने की चम्मच मिल गई, वो तो बचपन से ही पैदा हुआ है ऐसी फैमिली के अंदर। व्हाट इज दिस? तो छोटे थे तब से लोग ये बोल रहे हैं उनके लिए कि इनको तो हाथ में बिजनेस पहले से है। व्हाट इज दिस? ये पूरा पॉइंट है। आगे बात करता हूं, कह रहा सर नेक्स्ट पे आता हूं, कह रहा डिसीजन मेकिंग इज क्विक, ऑब्वियस, क्योंकि रीजन बीइंग, अब बताओ मुझे क्यों होता है क्विक, सोच के बताओ। हिंदू अनडिवाइड फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत स्पीडली क्यों होता है? कि वहां पर डिसीजन लेने का राइट होता है कर्ता के पास में। क्या पढ़ भी चुके पहले? कर्ता ही होता है जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, हु इज हैविंग द पावर, हु इज हैविंग द अथॉरिटी। उसी कर्ता के पास में अथॉरिटी होती है, राइट होता है टू मेक डिसीजंस। डिसीजन लेने का राइट उसी के पास में होता है। और जब आपकी पूरी फैमिली का डिसीजन लेने का राइट एक पर्सन के हाथ में हो तो वहां डिसीजन बहुत क्विकली होता है। तो लिखा हुआ भी है, कह रहा इन अब्सेंस ऑफ अदर एक्टिव मेंबर्स, मेजर मेंबर्स इन फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। आपके घर में सबसे बड़ा जो है ना, दादा दादी पापा जो भी है, जो बड़ा सबसे है एज वाइज, वो करता है फैमिली का। और वो जो डिसीजन लेगा बेटा, उसका डिसीजन उसका फर्स्ट एंड फाइनल होता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है सर, सब्सिक्वेंटली डिसीजन आर टेकन बाय एंड इन द फैमिली, प्रिविलेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इनफॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक डिसीजन मेक क्विक। सिंपल सी बात, इनफॉर्मल हो यहां पर आपकी बात नहीं है, अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मेरा डिसीजन फाइनल है, सिंपल सी बात। तो व्हाट इज दिस? कि यही वजह कि एचयूएफ के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू कंपनी। यहां नहीं हो पाता ना, पढ़ते भी हो, कंपनी में डिसीजन लिया, रेजोल्यूशन पास करो, मीटिंग बुलाओ, भैया पंगे हैं। पार्टनरशिप में सब पार्टनर से पूछो, यहां पर किसी से नहीं पूछना, जो हेड है वो डिसीजन लेगा। तो आंसर क्या निकल के आया बताओ? नंबर 2 क्या निकल के आया? नंबर 2 निकल के आया, नोट नंबर 2 देखो, कर्ता। कौन होता है कर्ता? किसको बोलते हैं? कर्ता का मतलब द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली। अगर फैमिली में कोई मेजर पर्सन नहीं है तो कह रहा है विल मेक द डिसीजन, वही डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेगा तो डिसीजन क्विक भी होगा। सेम यही बात अगर आप देखो तो सोल प्रोप्राइटर में भी था, अकेले मालिक, अकेला बिजनेस, अकेला प्रॉफिट, अकेली कैपिटल, डिसीजन क्विक होगा। यहां भी सेम वही है, क्लियर? बट कंपनी पार्टनरशिप में ऐसा, एलपी में ऐसा नहीं होता भैया। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? समझ में? द कर्ता विल मेक द डिसीजन, क्योंकि उसके पास ये राइट होता है बेटा। समझ में आ गया? एंड दिस इज कॉल्ड एचयूएफ। आगे कह रहा है सर, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अब भाई सिंपल सी बात है, काम आप संभाल रहे हो तो सारा जिम्मा भी किसके ऊपर? आपके हो। काम आप संभाल रहे हो, कर्ता आप हो, तो कल को अगर बात आएगी, आप पे लीगल एक्शन बनता है, एचयूएफ पे कोई लीगल केस बनता है, तो केस लड़ने कौन पहुंचने वाला है? कर्ता पहुंचने वाला है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर इट्स ए कॉमन लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फॉर्म से, ये तो वो वाला पार्ट है, याद करो, इट कॉमन, ये प्रोप्राइटरी था ना, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह सोल प्रोप्राइटर में था ना कि सारी लायबिलिटी आपकी, सेम उसी तरीके से यहां भी कह रहे हैं इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, लायबिलिटी अगर आपकी ज्यादा हो संपत्ति से, तो कह रहा है सर इन ओनर्स हियर द कर्ता पर्सनल असेट्स आर इन्वोक्ड टू मेक अप द डेफिसिट। उस डेफिसिट घाटे को पूरा करने के लिए सोल प्रोप्राइटर की तरह अगर घाटा हुआ, नुकसान हुआ, उसको पूरा करने के लिए आपकी पर्सनल जो असेट्स हैं, आपके हिस्से में जो आता है, उसे यूज किया। सो कौन सा? सारा नहीं, पूरी फैमिली का नहीं भाई, जो आपके हिस्से में आता है उसको यूज किया जा सकता है। याद रहेगा, लिखा हुआ इसके अंदर, पढ़ना क्या लिखा? हाउएवर लायबिलिटी ऑफ द अदर फैमिली मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द कोपार्टनरशिप। मतलब हालांकि जो बाकी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी उनकी अमाउंट तक लिमिटेड। सिंपल सी बात ना, बोलते नहीं घर में हिस्सा होगा। अब अगर घर में हिस्सा क्या मांगते हो आप? क्या शॉप में हिस्सा हो, घर में हिस्सा, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हो? तो हर एक एग्जाम्पल, एक फैमिली में अगर 5 भाई हैं तो प्रॉपर्टी 5 भाइयों में बटी हुई है, और उन 5 भाइयों में सबसे बड़ा भाई वो करता है। तो मतलब अगर कल के कर्ता की वजह से, बड़े भाई की वजह से अगर फैमिली में नुकसान हुआ, बिजनेस को नुकसान हुआ, इंसॉल्वेंसी कंडीशन आई, तो लॉस के केस में बाकी 4 का हिस्सा यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन इन्वॉल्व था, करता था, उसी की प्रॉपर्टी लायबल होती है, बाकी लोगों की प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती। याद रहेगा? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे आता हूं। नेक्स्ट कह रहा है पेट ऑन गोइंग कंसर्न, वही आ गया।
गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता रहेगा, वही सेम पॉइंट बेटा, जिस तरह आपके सोल प्रोप्राइटर में था बेटा कि आप अगर देख पा रहे हो कि भैया कल को देखो लिखा भी यहां पे एग्जांपल के लिए बिरला, मोदी, गोइनकास, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास में। बिरला, ये कौन से हैं? मोदी, ये कौन है ये लोग? ये वो बिजनेसमैन जो एचयूएफ का पार्ट है। इनमें क्या होता है, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यू करेगा, अगर कोई नहीं है तो एक दिन आके आपका एचयूएफ का बिजनेस भी एंड हो जाएगा, सिंपल सी बात। बट एचयूएफ है तो फैमिली मेंबर्स भी हैं, फैमिली मेंबर हैं तो बिजनेस आपकी जो आपकी जनरेशन है उनको ट्रांसफर होता रहेगा। इज इट क्लियर? आगे कहता हूं, नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया, सक्सेशन ओनरशिप, सेम पॉइंट ऊपर वाला बेटा, जैसे सोल प्रोप्राइटर में था सेम यहां पर है बेटा, सेम यहां पर है, सेम टू सेम। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपके पास में पारसी, हिंदू, बुद्धि, जैन, सिख, ये 5 कास्ट आते हैं इसके अंदर। कौन कौन आते हैं? लिसन टू मी, एचयूएफ में कौन सी कास्ट आती है? हिंदू आते हैं, पारसीज, बुद्धि, जैन एंड सिख, ये 5 कैटेगरी है जो एचयूएफ के अंडर में काउंट हो सकती है। मुस्लिम फैमिली को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, याद रखना। मुस्लिम्स का अलग लो होता है, वो अपने लोगों को नहीं जाते, लेकिन मुस्लिम्स का ये लो नहीं होता, उन पर चीजें अप्लाई नहीं होती। बोलो समझ में आया? इज इट क्लियर? ये था बेटा आपका एचयूएफ, बोलो समझ में आया? और ऐसे ही पढ़ना है, खत्म। क्या था? क्लियर हुआ? कहो ना, कह दो ही समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। क्या होता है, कर्ता की डेथ के बाद क्या होगा? बिजनेस ट्रांसफर होगा, जो उसके बाद में बड़ा हेड होगा उसके बाद ट्रांसफर होगा। देखते हैं अपनी फैमिली में होता है ना? हाँ होता है सर। आगे चले, समझ में आ गया यहां तक? ओके, ये था पार्ट हमारे पास एचयूएफ एंड सोल प्रोप्राइटर, और बाकी 3 पार्ट तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो इसलिए प्लीज फटाफट से इसकी बातें सीख लेते। चले आइए बात करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा पार्टनरशिप तो हम सब लोग जानते हैं, एक्चुअली पार्टनरशिप होता क्या है और लिखवा देता हूं, हमें पता है, जरा मत लिखवा, फिर भी लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। व्हाट इज पार्टनरशिप? एक्चुअल में बेटा पार्टनरशिप होता क्या है, लिखो, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप, एक तरह का संबंध होता है। कौन सा रिलेशन? रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। कौन से पर्सन? जिन्होंने एग्री किया, हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट किया, किसके लिए? टू शेयर, शेयर करने के लिए। क्या शेयर करने के लिए? द प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट लॉस किसका? बिजनेस का, ऑफ द बिजनेस। कौन से बिजनेस का? जो बिजनेस कौन सा? कैरिड ऑन, जो चलाया जाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे के सारे लोग मिलके चलाएंगे, या कोई भी लोग, कुछ लोग चलाएंगे और कुछ लोग बैठे रहेंगे काम कर। सिंपल स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर बोलते हो। ये है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और ये हम पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये पूरा आपको अच्छे से आता है, इसे स्पीडली रीडिंग करेंगे इसको। बाकी 3 पार्ट आपके लोग के पार्ट में आप सीख चुके होते हैं बेटा, पर स्पीड रीडिंग करेंगे। तो मीनिंग क्लियर है इसका? नोट करें तो नोट कर सकते हो इसको, नोट करना चाहो तो। नहीं सर रहने दो, पढ़े आगे। चलिए आइए तो पढ़ते हैं पॉइंट में क्या है, फटाफट रीडिंग करते हैं। तो पहली बात तो ये भैया कि एक तरह का एग्रीमेंट है लोगों के बीच में। कौन सा एग्रीमेंट? कि वो आपस में मिलकर करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, सिंपल सी बात। एक अकेला तो क्या कहलाएगा, सोल का अकाउंट होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट एज पर अगर आपकी बात करें, यहां पर लिमिटेशन भी लगाई गई है। बैंकिंग में 20 है, लेकिन आप याद करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में कितने होंगे, इस बात की लिमिटेशन लगाई गई है कंपनी एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट डील करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में, और 2015 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इस पार्ट को बदल के बढ़ा दिया गया कि अब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। 50 से ऊपर पार्टनर गए तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस कन्वर्ट होगा बेटा किसके रूप के अंदर? वो उसे कंपनी बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट इज वही लिखा हुआ है, बैंकिंग में 10,
मिनिमम मैक्सिमम की 10 हमारे हो सकते हैं, बट पॉइंट यहां पर आता है सर मैक्सिमम, ये जो लिमिट लिखी गई है ये बैंकिंग नॉन बैंकिंग की बात है, लेकिन बहुत ध्यान रखना पार्टनरशिप के अंदर अब आपके पास में चेंजेस हो चुका है। वो चेंज ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ऊपर नहीं हो सकते एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ओके, आगे आता हूं। कह रहा भैया प्रॉफिट शेयरिंग की बात है, वो तो हमें पता है सर, ये लोग सारे क्या करेंगे सर, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करने वाले हैं। चले आगे आते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड, ऑब्वियस भैया वाइड ही है, क्योंकि अकेला एक पर्सन तो काम कर नहीं रहा, दो या दो, जितने ज्यादा लोग उतनी सारी बातें, उतने सारे आइडियाज। तो पॉइंट आता है ए पार्टनरशिप कैन नॉट फॉर्म और फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। इसका मतलब भैया जब सब लोग मिल रहे हैं किस लिए मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट के लिए मिल रहे हैं। लिसन टू मी, पार्टनरशिप टीका ही इस बात के ऊपर है भैया कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो प्रॉफिट भी आएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको वो शेयर करेंगे। लिखा भी है, कह रहे सर क्या लिखा, however the word business here include every trade occupation profession। ये पढ़ भी चुके हैं आप लोग, पढ़ते भी हैं कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का मतलब है हर एक टाइप का ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन सब इसमें काउंट होता है। एग्जांपल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लीगल फर्म्स ऑर्गेनाइज एज ए पार्टनरशिप फर्म। देखते हो ना, सीए क्या करते हैं, सीए कर ली, कुछ दोस्त थे सीए बन गए, यार एक काम करते हैं फर्म खोलते हैं, कौन हो आप, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। समझ में आ गया, चले आगे आते हैं। कह रहा म्यूचुअल एजेंसी, ऑब्वियस सी बात है भाई, म्यूचुअली तो है, आप साथ में काम करने के लिए रेडी हो रहे हो, एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हो कि हम साथ में काम करेंगे, हम होंगे कामयाब, होंगे ना। तो पॉइंट इज ये क्या है, आपका म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, देखो यहां से, इसका मतलब है एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हो। आपस में डिसीजन हुआ कि हम सब लोग आपस में मिलकर कॉमन बिजनेस को काम करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसी में काम करेंगे, उससे जो प्रॉफिट को बांट लेंगे। ये क्या है, ये आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिसाइड होता है। तो लिखा हुआ है नुकसान क्या होता है, ए पार्टनर मिसलीड इंपैक्ट, अगर किसी पार्टनर ने धोखा दिया तो क्या होगा भैया, तो भैया सिंपल सी बात, बाकी पार्टनर्स के बीच में जो आपका फेट की बात हो रही है, भरोसे की बात हो रही है, ये भरोसा खत्म हो जाता है। आगे लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पॉइंट यहां पर आता है कि सर लाइबिलिटी कैसी है, नॉर्मली बोलते हैं हमारी कैपिटल तक, बट पॉइंट यहां पर आता है अगर कल को मान लो बिजनेस में लॉस हुआ तो फर्म का मतलब होता है, पार्टनर्स को बोलते हैं, देखो अगर फर्म का लॉस मतलब पार्टनर का लॉस, तो हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है, उनके अंदर लॉस को बांट दिया जाएगा, उन्हें वो लॉस पे करना पड़ेगा। डजंट मीन कि आपने कितनी कैपिटल लगाई थी कितनी नहीं लगाई थी, इसका मतलब जितना लॉस आपका बना आपके पास में आपका लायबिलिटी बढ़ सकता है, याद रखना। चले कह रहा ये दूसरी बात, क्रेडिटर कोई कंसर्न कैसा है कह रहा सर इज अनसर्टेन, वर्ड लिखा हुआ है इसमें अनसर्टेन, निश्चित नहीं है कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी। सिंपल सी बात, जब तक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है तब तक पार्टनरशिप है। हालांकि आप 3 बातें सीखते हैं बेटा, आप 3 बातें सीखते हैं, वो 3 बातें ये सीखते हैं, सुनो ध्यान से सॉरी, आप सीखते हैं कि पार्टनरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फर्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेकंड इज स्पेसिफाइड पार्टनरशिप, सुन लो ध्यान से, एंड थर्ड इज, पहला पर्टिकुलर, सेकंड स्पेसिफाइड, थर्ड कौन सा है, एट द विल वाला सॉरी ओके, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कह रहा है थर्ड कौन सा है, पार्टनरशिप एट विल। तो पॉइंट बताओ, 3 तरह की पार्टनरशिप, पहला पार्टनरशिप कौन सा होता है, एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई, रोड बनाना है, डैम बनाना है, कोई काम किया, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। स्पेसिफाइड, ऐसी पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक या फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई, 5 साल 10 साल फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई, पर्टिकुलर बोलते हैं, टाइम पीरियड फिक्स है स्पेसिफाइड बोलते हैं, और जहां पर कोई भी टाइम पीरियड, नो टाइम फिक्स, नो टाइम पीरियड इज फिक्स, कि भैया काम करेंगे, हम साथ में काम करेंगे, बट कब तक काम करेंगे, जब तक झगड़ा नहीं हो गया। जिस दिन एक पार्टनर ने, जिस दिन एक भी पार्टनर ने ये बोल दिया, चुन्नू मुन्नू टुन्नू 3 लोग थे, इन तीनों की पार्टनरशिप चल रही है, जिस दिन भी इनमें से एक भी पर्सन ने ये बोल दिया कि मुझे फर्म नहीं चलानी,
तो फर्म हो गया आपके पास बंद। तो पॉइंट इज, कहने का मतलब ये यहां पर फर्म कब तक चलेगी ये चीजें क्या है, अनसर्टेन है। दूसरा कह रहा है सक्सेशन, ये भैया बड़ी बात सुनो ध्यान से, यहां पॉइंट सुनना। पार्टनरशिप के केस में क्या आपके ओनरशिप को, मालिकाना हक को ट्रांसफर कर सकते हो? आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सर ओनरशिप इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, इजिली ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों लिखा हुआ है? ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ अदर पार्टनर कंसेंट। किसी अगर दूसरे पर्सन को, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी फर्म में अगर आना है और बाकी पार्टनर अगर रेडी नहीं है उसे लाने के लिए, तो जबरदस्ती आप उसे एंट्री नहीं दे सकते। ये है आपकी पार्टनरशिप का नुकसान। बोलो समझ में आया? हालांकि ये बात आपको पता है बेटा पहले से, बस रीडिंग करो। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? मेन जो पॉइंट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? ये वाले पढ़ने हैं। ये पॉइंट लिखे ना आगे, बुलेट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी, ये वाला चलता रहेगा, ओनरशिप इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ये बातें पढ़नी है आपने, और इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बस खत्म बात। मीनिंग पता है, रीडिंग का रखा, अंडरस्टैंडिंग है, खत्म। दो बातें बोली। पीसी के पूरा टिका हुआ है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, दो ही बेस है। पूरी बीसी के पढ़ लो, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग करना है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस खत्म, इतना ही पार्ट है। चले आगे आए। नेक्स्ट इज कॉल्ड एलएलपी। आपके सिलेबस में तो इस बार एलएलपी भी ऐड ऑन हुआ ना? हाँ हुआ सर, हुआ। आओ बात कर लेते हैं फिर एलएलपी का ओवरव्यू की बात करते हैं। एलएलपी में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, नाम से क्लियर है कि भैया लायबिलिटी लिमिटेड है। लिसन टू मी, दो बातें यहां पे, एक बात सुनना जो बोलता हूं मैं। पहली बात तो ये कि जब बात आती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या, वर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, से कहा गया एलएलपी है क्या? तो क्या ना, तो नाम से क्लियर है, पार्टनरशिप है सर। बट अगर आप चेक करो, इसमें चेक करना कि लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड कहां से आया। ये वर्ड है कंपनी से, कंपनी से आता है वर्ड। तो पॉइंट इज, इसका मतलब एलएलपी क्या होता है? एलएलपी इन दोनों का एक मिक्सचर है, आया ना? इसीलिए एलएलपी को कहते हैं, एलएलपी इज ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर 2008 के अंदर एक्ट बनाया गया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उस एक्ट के बाद डिसाइड किया गया कि भैया कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल सी बात, सारे नहीं, कुछ फीचर अच्छे कंपनी के और कुछ फीचर पार्टनरशिप के, दोनों को मिला के बना दिया गया आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। चेंज क्या है? कंपनी में आप लोग यूज करते हो वर्ड मेंबर्स, यहां पर मेंबर वर्ड यूज नहीं होता, यहां वर्ड यूज होता है पार्टनर्स। ये फर्क है। और बाकी फीचर्स तो आप लोग पढ़ते हैं अपने लोग के अंदर ही, यहां पर रीडिंग करवाता हूं, सुनो ध्यान से। कह रहा सर लिमिटेड लायबिलिटी, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। जब तक धोखा नहीं करोगे, कोई भी फ्रॉड नहीं करोगे, तब तक आपकी लायबिलिटी आपके पास लिमिटेड ही रहेगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन धोखा किया, फ्रॉड किया आपने, उस दिन आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करता हूं। मतलब जिस दिन धोखा किया उस दिन आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कहलाएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे लिखे हुए ना कि सर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, मतलब पुरानी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट पढ़ना, आगे वाला पॉइंट पढ़ना से। क्या लिखा हुआ है? रीडिंग कराऊं? रीडिंग करा दो सर। लिखा अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर ड्यू टू हिज पार्टनरशिप फॉर्म, पर्सनल एसेट ऑफ ईच पार्टनर लायबल। ये कौन सा था? ये पार्टनर। और ट्रेडिशनल पार्टनर मतलब ये बात की गई है सारी की सारी पार्टनरशिप की। ठीक है, और यहां पर है दिस डज अवे विद ए मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, केस में फ्री है। जो दिक्कतें पार्टनरशिप में थी वो यहां पर नहीं है, वो हट चुकी है। क्लियर है? आओ पढ़ाता हूं। तो शॉर्ट में पहला पार्ट पढ़ चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी। ध्यान रखना, हर वो बिजनेस जिसके ऊपर इंडिया में एक अलग से एक्ट बना हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ना। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और एलएलपी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए बन सकती है, एलएलपी कभी भी वेलफेयर पर्पस के लिए नहीं बन सकती। चैरिटी के लिए मतलब एलएलपी बनाना अलाउड ही नहीं आपके पास में। आगे कह रहा है, पढ़ते रीडिंग करते रहो। इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। जो फीचर कंपनी का है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब जिस तरह कंपनी में पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या पढ़ते हो अभी आगे भी आएगा।
पढ़ते हो ना कि सर जिन लोगों ने कंपनी को बनाया होता है वही लोग कंपनी के लायबल नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए वो लोग लायबल नहीं होते। सेम केस एलएलपी के अंदर है, जिन पार्टनर्स ने एलएलपी को बनाया होता है वही लोग उस बिजनेस के लिए लायबल नहीं होते जब तक वो फ्रॉड ना करे, मिसकंडक्ट ना करे। आगे कह रहा है कितने चाहिए मिनिमम, कह रहा मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट। तो लिसन टू मी, ये नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम, देखो ये याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितनी है पार्टनर्स की, आंसर देना कितनी है, कोई लिमिट नहीं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम वाली लिमिट की बात कंपनी से आई है और मिनिमम की बात पार्टनरशिप से आई, इसलिए बोला हाइब्रिड स्ट्रक्चर पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो बोला लिमिटेड के मिनिमम 2 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, लिखा हुआ है ना। लेकिन कंपनी में देखो, यहां देखो, यहां से ये गलत है बेटा, इसको ठीक कर ले इसको। ये 20 मैक्सिमम लिखा हुआ है, गलत है पार्ट, यहाँ पे ये 50 हो चुका है अब। ये बैंकिंग के लिए, नॉन बैंकिंग के लिए हमारे पास में पॉइंट इज, ये ठीक कर लो बेटा इसको। ये बैंकिंग के लिए, नॉन बैंकिंग के लिए और आपके नॉन बैंकिंग के लिए मैक्सिमम 50 से ऊपर पार्टनर नहीं हो सकते आज के टाइम में। तो पूछे किसके अकॉर्डिंग है, एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। नेक्स्ट कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, आरओसी इज एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी। अरे सुनो सुनो सुनो, यहां पे आओ, यहां पे आओ। जिस तरह कंपनी के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, और किस पे होता है, वेबसाइट का नाम है www.mca.gov.in। दिस इज द वेबसाइट, जिस वेबसाइट के ऊपर, जिस पोर्टल के ऊपर जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसी पोर्टल को, उसी को वहीं पर भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है। सारे प्रोविजन आपका मिनिस्ट्री, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए ही जो कंपनी को देखती है वही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डील करती है। लिखा होगा हमारे पास में, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये वर्ड आपके कंपनी में होता है और आपके कहां पे होता है, एलपी में होता है, ये पार्टनरशिप में नहीं होता। आगे कह रहा है सर स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस। भैया सिंपल सी बात, एक्ट बना हुआ है, ये समझ में आ गया क्या मतलब, इसका मतलब आरओसी ही होगा जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस, आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करता है पूरा, वही आपको गाइडलाइन देगा कैसे काम करना है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज स्टैट्यूटरी, का होता है, इसको तो लीगल बोलते हैं बेटा, लीगल बोलते हैं, वैधानिक बोलते हैं हिंदू में, एक्ट को बोलते हैं, एक्ट के अंदर। तो सिंपल सी बात, जो भी एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी पूरी करनी पड़ती है इन केस ऑफ किसके अंदर, इन केस ऑफ एलएलपी, जबकि पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ज्यादा मैंडेटरी नहीं होती है। आगे कह रहे हैं, लास्ट इज कह रहा सर एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली एन एजेंट। ये बात सुनो, पार्टनरशिप में क्या होता रहा भैया, वो मेंबर पार्टनर भी और मालिक भी है, एजेंट भी है। लेकिन आपके पास में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है भैया, आपकी लायबिलिटी सिर्फ एलएलपी को बनाने की है, उसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन करता है तो वो इसको एलएलपी आईएन देता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, साथ में साथ सीओआई भी देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 2 एग्रीमेंट देते हैं इसको। तो सिंपल सी बात, ये पढ़ते हैं आप अपने लॉ में पढ़ते हैं, बट सुनो ध्यान से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर आपके पास जितने भी पार्टनर है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बना चुके हैं, लेकिन वो आपके लिए लायबल है। आप मतलब लिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं, एलपी के लायबल नहीं है। उनकी जितनी लायबिलिटी है, जितना पैसा कंट्रीब्यूशन किया उतने तक लायबिलिटी, उससे ऊपर पैसा पे नहीं करेंगे, अनलेस, कब तक, अगर उन्हें कोई फ्रॉड कर दिया तो पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये था बेटा कौन सा, आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक बड़ा समझ में आया, अरे सर बड़ा समझ इजी लग रहा है, हाँ इजी है बेटा, इजी है, ये पार्ट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है। तो जो तुम्हें कह रहा है इसमें से 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे, बोलो कितना मजेदार बात है, हाँ है ना, इसी में से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, और क्या चाहिए बताओ भैया। इसलिए बोल रहा हूं रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट्स इट, नहीं करना है। चले आगे, और अपनी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनते हैं आप लोग, एमओए क्या है, एओए क्या है, रिमेंबर। आइए आगे पढ़ते हैं, आओ तो सिखाता हूं क्या पॉइंट है। अब कंपनी की बात तो बहुत सारी है कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है। अगर लिसन टू मी, कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, अगर दिखाने पे आ जाऊं
सिंपल सी बात, कंपनी कितने टाइप की है, 1% कंपनी क्या होती है, रिमेंबर। आपके स्मॉल कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी क्या है, जिसका सिर्फ नाम चल रहा है दिखाने के लिए डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, दिखावे के लिए। हमारी कंपनी काम करती, काम नहीं कर रही, दिखावे के लिए। सर आपके पास में ओपीसी 1% जहां पे सिर्फ एक मेंबर होगा, एक ही पर्सन होगा जो मालिक होगा काम करने वाला, बट पॉइंट इज उसका नॉमिनी भी होगा, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, सारी कंडीशन वहां पे होती है। आपके पास लॉ में अलग से पढ़ते हो ओपीसी के बारे में। तो मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूं, मुद्दा क्या बनता है सर, लिसन टू मी। कंपनी को डिवाइड किया गया दो पार्ट के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। सिंपल सी बात, पीवीटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी। आइए बात कर लेते हैं, बजट समझ लेते हैं। पहला कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने प्राइवेट कंपनी के अंदर, कह रहा सर 2। पब्लिक में कितने, मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर कितने, इसमें 200 प्राइवेट है, इसमें कोई लिमिट नहीं। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। सिंपल सी बात है, जिनको आप शेयर इश्यू कर रहे हो वही कौन है, मेंबर से कहलाते हैं। मतलब सिंपल सी बात ना, अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, उसने अपना शेयर इश्यू सिक्योरिटी इश्यू कर रखा है, तो उस केस में अगर मैं कहूं 1 लाख शेयर होल्डर हैं, पढ़ते भी हो ना अकाउंट्स में, 1 लाख शेयर होल्डर्स है, तो 1 लाख क्या मेंबर लिमिट हो गई क्या, कोई लिमिट नहीं। पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में लिमिट है 200 तक की, याद रहेगा। चलिए आगे कह रहा है, यहाँ पर रीडिंग में साथ में रीडिंग कर लो। लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर ऑफ टू सी इज टू फॉर्मेशन। मिनिमम नंबर है, मैं स्टार्ट कर सकता हूं काम को। कह रहा है सर नो अपर लिमिट ऑफ द पब्लिक डिस्पोजल ऑफ एनॉर्मस फंड। इसका मतलब अगर आपके लिखा हुआ है नो अपर लिमिट ऑन द मेंबर पब्लिक कंपनी, कोई भी अपर लिमिट नहीं लगाई पब्लिक कंपनी केस में, जितने चाहे उतने नंबर हो सकते हैं मेंबर के पब्लिक केस के अंदर, और वो अपने बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सर, बेसिक पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट आप फिर से पढ़ लो। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में कोई भी मेंबर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब किसी को बेच नहीं सकते आप कि तुम मालिक बन जाओ, आओ मेरी कंपनी मेरी जगह पे आ जाओ, नहीं। बट पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कहां से ट्रांसफर होते हैं, जिस स्टॉक मार्केट की आप बात सुनते हो, जिस सेबी की सुनते हो ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने, किसी कंपनी के पास जो शेयर थे, कंपनी ने क्या किया, 40% शेयर को तो लिस्ट करा दिया और 60% रखे अपने पास में। तो लिस्ट करा दिया, इसका मतलब क्या, कोई भी खरीद सकता है। तो 40% इज ट्रांसफरेबल, 60 इज नॉन ट्रांसफर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मेंबर्स अपना शेयर, अपना हिस्सा किसी दूसरे पर्सन को, पब्लिक को बेच सकते हैं, तो बोलते हैं ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट कह रहा है डायरेक्टर कितने, मिनिमम 2, यहां मिनिमम 3 होते हैं। आगे कह रहा है प्राइवेट कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आउट कंस्टिट्यूटिंग सच कमिटीज ऑफ बीओडी एज ऑडिट कमिटी, सीएसआर। व्हाट इज सीएसआर, क्या होता है लिख लो। सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, कि उसे समाज के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। लेकिन ये सारी लिमिटेशन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। कह रहा सर स्टेक होल्डर कमिटी एंड द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, ऐसी कमिटी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है एग्जम्प्टेड। ना बीओडी कमिटी, ना सीएसआर कमिटी, कमिटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। कमिटी वाला फंडा कहां पर है, ये कमिटी का पूरा फंडा कहां पर है, पब्लिक कंपनी में, और वो भी मैंडेटरी है जाने का। पब्लिक कंपनीज में होता है, मैंडेटरी है सीएसआर वगैरह के लिए। बट पॉइंट सुना नहीं आप लोगों ने, टाटा अपने प्रॉफिट का, टाटा अपने एनुअल प्रॉफिट का हर साल 66% शेयर आपके पास दान, डोनेशन कर देती है, दान चैरिटी कर देती है। व्हाट इज दिस, क्या है, सीएसआर की लिमिट तो है, बट वो लिमिट से ऊपर दे देते हैं। हर एक पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा देना मैंडेटरी है बेटा, पॉइंट यहां पर है। बट प्राइवेट कंपनी के मैंडेशन नहीं है। आगे कह रहा है, लास्ट पॉइंट सुनो फिर खत्म चैप्टर वाला बस। हाँ, इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन। ये तो ऑब्वियस ही बात है, भाई बिजनेस तो कब शुरू होगा, जब आपके पास इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। कंपनी कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी नहीं बन सकती। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बट पॉइंट इज सर कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कहां पर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी और कोर्ट अफेयर के ऊपर होता है, एमसीए पोर्टल पे होता है। पॉइंट यहां पर आता है, क्या कब मिलता है, क्योंकि यही आरओसी इसको देगा सीओआई। सीओआई का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू करेगी। बट पॉइंट यहां पे पढ़ो, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पे ध्यान रखना, ये है मजेदार खेल, क्वेश्चन बन गया यहां पर, लिसन टू मी। पब्लिक कंपनी के केस में दो चीजें चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए, बट यहां पर ओनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको नहीं चाहिए होता। तो अगर पूछे आपसे इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर लिखा ऑप्शन ए सीओआई, ऑप्शन बी सीओसी, ऑप्शन डी मतलब वो ऑप्शन सी का इधर ए एंड बी, क्या करोगे, इधर एंड बी, समझ में आ गया, या बोथ ए एंड बी करके आओगे, समझ में आ गया। तो पॉइंट इज पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए आपके पास में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट के लिए सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन होते ही मिल जाता है। इज इट क्लियर? बस बेटा बस, लीजिए आपके सामने चैप्टर था, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। मैं चाहूंगा इसके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो होमवर्क के लिए, ये पूरा पार्ट पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये इसमें से आपके पास करीबन 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएंगे फुल श्योर है, एंड दैट्स इट। लीजिए बीसीके का पहला चैप्टर खत्म होता है, यहां पर 2 ही पार्ट पढ़ने थे, यही पार्ट था हमारे पास में, एंड खत्म बेटा। होप तो समझ में आया। फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को रहेगा, डाउट इसमें हालांकि रहने का चांस रहने का मतलब बनता ही नहीं है बेटा, कि इस टॉपिक का मैक्सिमम डिटेल पार्ट अपने लो में पढ़ चुके होते हैं। फिर भी पार्ट समझाया अपनी साइड से, कोई दिक्कत किसी फिर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, अब बच गया नेक्स्ट पार्ट, हम पढ़ेंगे उस पार्ट को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 बेटा, चलो।